For in these states, the people still regard their feudal law as all powerful. भारत के इतिहास में कई राजा महाराजाओं का जिक्र मिलता है जो लोकतंत्र से पहले भारत में साम्राज्यवाद था। अंग्रेज सरकार ने कई सालों तक हम पर राज किया। अंग्रेजों से पहले हिंदुस्तान में राजतंत्र था। हमारा देश बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ था। कुछ हद तक ये विभाजन भी साम्राज्यवाद का कारण था। अंग्रेजों के अलावा भी बहुत से विदेशी राजाओं ने भारत के धन दौलत का लाभ उठाया। गुजरते वक्त के साथ आजादी मिली और भारत में भी लोकतंत्र आया। संविधान की रचना के साथ ही नेताओं ने देश को विकसित करने की सौगंध खाई। अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि आखिर सैकड़ों राजाओं और राजघरानों के वंशज कहाँ गए? ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजों ने हर राजा को मौत की नींद सुला दिया था। जिनको अंग्रेजों ने मार दिया था उनके भी कुछ वंशज तो आज भी जिंदा होंगे। तो फिर आज 21वीं सदी में वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? भारत में मौजूद राजघरानों की शानो शौकत और दौलत में अंग्रेजों के आने के बाद बहुत गिरावट आई। तमाम महाराजा, महारानी, नवाब, बेगम, निजाम, राजकुमार सभी की न सिर्फ दौलत बल्कि उनकी पदवी और रुतबे को भी अंग्रेजों ने छीन लिया। इनमें से कुछ राजघराने के लोग तो बड़े उद्योगपति, नेता बन गए, लेकिन बहुत से राजघराने के वंशज आज गरीबी में दिन काट रहे हैं। न तो उनके सिर पर छत है और न ही समाज में कोई सम्मान। इतिहास में जिनके पूर्वज हो गए हैं अमर, वो आज डूबे हैं कर्ज में, जी रहे हैं गुमनामी के अंधेरों में। टीपू सुल्तान। मैसूर के टाइगर नाम से प्रसिद्ध टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ युद्धों में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे के रूप में टीपू सुल्तान 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। शासक के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नई चीजों को लागू किया और लौह आधारित मैसूरियन रॉकेट का भी विस्तार किया, जिसे दुनिया का पहला रॉकेट कहा जाता है। उनके पिता के फ्रांसीसी के साथ राजनयिक संबंध थे, जिनके कारण टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी अधिकारियों से सैन्य प्रशिक्षण भी मिला था। शासक बनने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फ्रांसीसी के साथ मिलकर अपने संघर्ष में पिता की नीति को जारी रखा। जब 1799 में इस योद्धा ने दम तोड़ा, तब उन्होंने अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी और उसमें उन्होंने लगभग 90,000 की वीर सेना और 3 करोड़ के सोने यानी कि हीरे जवाहरात छोड़ गए। हालांकि आज के समय में इनके वंशज पाई पाई के लिए मोहताज हैं और अपनी जीविका चलाने के लिए वो लोग रिक्शा चलाते हैं, जिनमें ऐसा माना जाता है कि उनके 12 संतानों में से मात्र 5 ही संतान शेष बची थी, जिनमें मुरुद्दीन और गुलाम मोहम्मद जानकारी में मौजूद हैं, जो कि कोलकाता के टीपू सुल्तान शाही मस्जिद में रहते हैं। और आज के समय में इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय हो चुकी है कि उन्हें एक वक्त का खाना जुटाने में भी काफी दिक्कत आती है। जिनमें से कुछ लोग मिट्टी का तेल बेचकर तो कुछ लोग रिक्शा चलाकर 300 से 400 रुपए में अपना पेट पाल रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि वक्त की मार काफी गहरी होती है। जो पहले के समय में पूरे देश पर राज करते थे, आज उनके ही वंशज को एक वक्त का खाना जुटाने में इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अकबर तैमूर वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर आजम, शहंशाह अकबर भी कहा जाता है। अकबर ने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जिनसे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सके। हालांकि आज के समय में अकबर के वंशज की बात की जाए तो अकबर के 12वीं पीढ़ी के वंशज बहादुर शाह जफर के 22वें बेटों में से एक के वारिस याकूब हबीबुद्दीन टूसीन मुगलों की संतान कही जाती है, जिनकी हालत आज बाकियों की तरह ही है, जो कि आज के समय में हैदराबाद में किराए के घर में रहते हैं और अपना गुजर बसर भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनकी स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय है कि ये काफी तंगी से गुजर रहे हैं। जहाँ सरकार से इन्हें किसी बड़े नेता की तरह 8,000 की तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन ये अपने वंशज का खून जो ठहरे और इन्हें चाहिए इनका पूरा राजपाट, जिसमें चाहे आगरा का ताजमहल हो या फिर भारत सरकार के राजकोष में रखा गया खजाना। जिन सभी चीजों को पाने के लिए इन्होंने भारत सरकार पर केस भी कर रखा है। अभी क्या किया जाएगा क्या नहीं, ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा। राजा ब्रजराज महापात्रा। जब देश में लोकतंत्र की शाख बढ़ी और राजाओं ने अपने ठाट बाट से समझौता नहीं किया तो उनका क्या हश्र हुआ, इसके उदाहरण है राजा ब्रजराज महापात्रा। उड़ीसा के टिगिरिया रियासत के राजा ब्रजराज महापात्रा को जीवन के अंतिम वर्षों में रिक्शा तक चलाना पड़ा। महाराज महापात्रा के पूर्वज राजस्थान के रहने वाले थे। उन्होंने उड़ीसा में जाकर टिगिरिया रियासत की नींव रखी थी। 15 अक्टूबर 1921 को जन्मे ब्रजराज महापात्रा इस रियासत के आखिरी राजा थे। टिगिरिया रियासत के राजा सुदर्शन महापात्रा के बाद 1943 में ब्रजराज की ताजपोशी की गई थी। जब राजा ब्रजराज पूरे रुआब पर थे तो उनके महल में 25 कारें लगी होती थीं। राजा ब्रजराज ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजकुमार कॉलेज से डिप्लोमा किया था। जवानी में इस राजा को कार चलाने का बड़ा शौक था। वे अक्सर कार से फर्राटे भरकर कोलकाता की सैर पर जाते।
उस दौर में ब्रजराज भारतीय बाजारों में आने वाली ज्यादातर नई कारों की सवारी करते थे। दिलचस्प बात यह है कि राजा ब्रजराज अय्याश जरूर थे, लेकिन उनका जनता से भी खासा लगाव था। बताया जाता है कि आजाद भारत में भी टिगरिया के लोग ब्रजराज को राजा मानते थे। अक्सर मदद के लिए उनके पास आते थे। प्यार से लोग उन्हें राजा के बजाय दादा कहकर बुलाते थे। निजाम उस्मान अली खान निजाम के आखिरी वारिसों में से एक है मुकर्रम शाह, जो इस्तांबुल में रहते हैं। उनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, सिवाय इसके कि वो बहुत गरीबी में दिन गुजार रहे हैं। उस्मान अली खान हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। किसी जमाने में वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। निजाम बड़े रंगीन मिजाजी थे। लगभग 86 औरतों से उनके प्रेम संबंध थे और तकरीबन 100 नाजायज संतानें थीं। इस एक आदत के कारण 1990 तक उनकी दौलत के वारिसों की संख्या 400 के पार पहुंच गई। निजाम की पत्नियों और 14,718 दरबारियों ने उनकी दौलत को बर्बाद कर दिया। हालांकि समय के साथ जब हमारा भारत आजाद हुआ तब उनकी आधी से ज्यादा संपत्ति पर भारत सरकार का कब्जा हो गया और इसके बाद उनकी सारी संपत्ति बढ़ चुकी थी और आज के समय में इनके पोते तुर्की के एक छोटे से शहर में अपना जीवन बिता रहे हैं। बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफर को अब तक के शासकों में सबसे उम्रदराज शासक माना जाता है, जिन्होंने दिल्ली के तख्त पर वर्षों तक हुकूमत चलाई है। लेकिन उनकी 6वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले जलाउद्दीन तकी, जो हाल ही के समय में काफी दयनीय हाल में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, सुल्ताना बेगम के पति राजकुमार मिर्जा बेदर वक्त बहादुर शाह के पड़पोते थे। 1980 में पति की मृत्यु के बाद सुल्ताना का गुजारा सरकार द्वारा दिए जाने वाले 6,000 रुपए मासिक भत्ते से चलता है। हावड़ा में 2 कमरे के किराए के मकान में रहती हैं सुल्ताना। सुल्ताना के 6 बच्चे हैं और सबकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। सुल्ताना के पास ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जो उनकी बात को सच साबित करते हैं। अवध राजवंश के आखिरी राजकुमार अली रजा की पिछले साल सितंबर में मृत्यु हो गई। रजा उनकी बहन सकीना और मां बेगम विलायत महल दिल्ली के मालचा महल में रहते थे। 1970 के आसपास ये परिवार सुर्खियों में आया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक फर्स्ट क्लास लाउंज में एक महिला अपने 2 बच्चों, शिकारी कुत्तों के एक झुंड और कुछ नौकरों के साथ पहुंची और भारत सरकार से अपनी दौलत वापस करने को कहने लगी। एक शोर शराबे और मीडिया कवरेज के बाद बेगम को लखनऊ में एक बंगला दिया गया। बेगम को डीडीए फ्लैट देने की सिफारिश की गई, पर वो महल में रहना चाहती थी। सरकार ने उन्हें 14वीं शताब्दी का एक महल रहने को दिया। बाद में यही मालचा महल के नाम से जाना जाने लगा। ये परिवार किसी से मिलता जुलता नहीं था। लोगों के बीच एक अफवाह भी उड़ाई गई कि यह महल भूतहा है। 1993 में बेगम ने आत्महत्या कर ली। 4 साल पहले सकीना की मृत्यु हुई। इस वंश का आखिरी हिस्सा अली रजा की भी मृत्यु सितंबर 2017 में हुई। दुनिया को रजा की मौत की खबर नवंबर 2017 में मिली। राजा हरि सिंह भारत की आजादी के वक्त जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह ने भारत के साथ अपना राज्य मिलाने का निर्णय लिया। उस निर्णय के बाद से अब तक कश्मीर में शांति स्थापित नहीं हो पाई है। हरि सिंह की 4 पत्नियां थीं। सबसे छोटी पत्नी महारानी तारा देवी के बेटे करण सिंह अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। करण कश्मीर के आखिरी राजा के उत्तराधिकारी हैं। खैर तो दोस्तों, ये थे वो राजा महाराजा जिनके नाम से हर कोई डरता था। इनके पास इतना पैसा था कि वो पूरे भारत को खरीद सकते थे, लेकिन आज के समय में उनके वंशज दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हालांकि आज भी उन राजा महाराजाओं के वंशज मौजूद हैं जो अपनी पीढ़ी को चला रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति पहले जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी तमाम अपडेट्स लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।